उसमें स्लाइड विजिबल है आपको? स्लाइड विजिबल है? लाइट शो हो रही है आप लोगों को? कोई एक व्यक्ति बोलिए, स्लाइड शो हो रही नहीं है? सर, नहीं सर। नहीं नहीं सर। हो नहीं रही? सर। ओके, नहीं सर। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, तो चैप्टर 14 हम स्टार्ट कर रहे थे कि एक रिकवरी एजेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो हमने पहले भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम कि एक रिकवरी एजेंट क्या करता है। बट यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें बताई गई है कि एक रिकवरी एजेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है। इस चैप्टर में से भी आपको लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है? तो आप लोग हालांकि सभी रिकवरी एजेंटों और आप पहले से ही बात काम कर भी रहे हैं और आपको अपने फंक्शंस के बारे में पता भी है कि आपको क्या काम करना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं या स्पेसिफिक डिस्कशन होगा आपके काम को लेके, कैसे होगा, क्या होगा, वो सारा डिस्कशन यहाँ होगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे जो बुक में प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंग समझें, जिससे कि जब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो आप वही आंसर दें जो आपका सिलेबस या आपकी बुक में आपको सजेस्ट किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा पॉइंट इसमें इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि जो रिकवरी एजेंट का जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन यही है कि जिस भी बैंक या जिस भी एनबीएफसी के लिए वो काम कर रहा है, अपने प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, तो उसके बोरोवर से ड्यूज को कलेक्ट करना। ठीक है, ड्यूज को कलेक्ट करना ही एक डीआरए का मेन फंक्शन है। और वो जो कलेक्शन कर रहा है या रिकवरी कर रहा है, वो उसके प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए करे। जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, उन रेगुलेटरी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए करे, वो उसके बियॉन्ड जाके काम ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है द एजेंट मस्ट ऑल्सो रेमिट द कलेक्टेड फंड्स टू द प्रिंसिपल एंड मस्ट कीप एन अकाउंट ऑफ द रिसीवेबल्स कलेक्टेड एंड ड्यूज येट टू बी कलेक्टेड। इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग यह है कि एक एजेंट जो भी ड्यूज कलेक्ट कर रहा है, जो भी पैसा उसने कलेक्ट किया है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर, वो पैसा उसे क्या करना है? रेमिट करना है। रेमिट का मतलब अपने प्रिंसिपल को ट्रांसफर करना है, वो पैसा अपने पास रिटेन नहीं करना है उसे। ठीक है? कोई भी पैसा अपने पास रिटेन करना डीआरए को अलाउड नहीं होता है। वो पैसा जो भी उसने कलेक्ट किया है और जितना टाइम बताया गया है उसको रेमिट करने का, उस टाइम के अंदर उसको रेमिट यानी ट्रांसफर करना है अपने प्रिंसिपल को। Another important functions of debt recovery agent is to report the position and development regarding client if any of the principal on time to time basis। देखिए, ये भी क्या है कि आप जब कलेक्ट करते हैं, पैसा कलेक्ट करना, रिकवर करना आपका मेन काम है, और पैसा जो आपने कलेक्ट किया है उसको रेमिट करना ये भी आपका कोर फंक्शन है। इसके अलावा क्या है कि जब आपको केसेस दिए जाते हैं, तो उन केसेस पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या आपने एफर्ट्स किए हैं, क्या आपने काम किए हैं, ये भी अपडेट करना एक रिकवरी एजेंट का ही फंक्शन है। उसको अपडेट करना है अपने प्रिंसिपल को कि क्या उसने काम किया है, क्या उसने उस पर एफर्ट्स किए हैं, सारा डेवलपमेंट जो भी उस पर चल रहा है, ये भी क्या है? एक फंक्शन है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी केस का सेटलमेंट की बात चल रही है आपकी कस्टमर से, और वो कस्टमर आपका बोरोवर क्या है कि सेटलमेंट के लिए एग्री हो गया, तो सेटलमेंट के लिए जब आप वो एग्री हो जाएगा तो आपको ये कम्युनिकेट करना है, ये डेवलपमेंट जो आपने किया है केस के ऊपर, जो भी आपका डिस्कशन हुआ है, अपने प्रिंसिपल को क्या करना है? आपको कम्युनिकेट करना है। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आगे की जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं डॉक्यूमेंटेशन की, वो पूरी नहीं हो पाएंगी। आप जब सेटलमेंट करते हैं तो पहले बैंक से अप्रूवल लेते हैं। बैंक फिर क्या करता है? बैंक उसको एक लेटर इशू करता है, सेटलमेंट लेटर देता है, आपको अपने बोरोवर को देना होता है, बोरोवर से पैसा कलेक्ट करना होता है।
तो ये एडवांस नहीं होंगी, आपको पहले से क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल्स को, ताकि आपके काम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लास्ट मोमेंट पे ना आए। अपार्ट फ्रॉम द इजिली कलेक्टिबल रिसीवेबल्स, most banks have on their books overdue receivables from the debtor who are not traceable and who show unwillingness to pay or who resist surrendering the security charge. In such cases, the recovery process is difficult and requires handling by specialized collection agencies that possess the required expertise. तो क्या कह रहा है कि अगर कोई मान लीजिए कि इजीली कलेक्टिबल है, कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि आप जो सॉफ्ट कॉलिंग होती है या जिस समय जीरो बकेट है, जहाँ पर आप कॉल करते हैं और कस्टमर आसानी से आपका पैसा पे कर देता है। लेकिन कई बार ऐसी ऐसे भी हमें केसेस आ जाते हैं जहाँ पे हमारा ओवर ड्यू, यानी जो पैसा है काफ़ी टाइम से नहीं मिल पा रहा है, नहीं दे रहा है बोरोवर, और वो कस्टमर ट्रेसेबल भी नहीं है, अपनी जगह से कहीं स्किप हो चुका है, या वो अगर है भी है तो पैसा देने से मना कर रहा है, और कोई सिक्योरिटी अगर उसके पास भी है तो उस सिक्योरिटी को भी वो हैंड ओवर नहीं करना चाहता, रिटर्न करना नहीं चाहता है वो। तो ऐसे जो केसेस होते हैं यहाँ पे रिकवरी करना, जो प्रोसेस है कलेक्शन का और रिकवरी का, वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों से पैसा कलेक्ट करने के लिए या सिक्योरिटी को वापस लेने के लिए क्या चाहिए होता है, एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत होती है, जो इस फील्ड में पहले से स्पेशलाइज्ड हो, जिनको इस फील्ड का नॉलेज हो कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है उन्हें, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस तरीके से ऐसे कस्टमर को हैंडल करना है, ये इनको पहले से क्या करना होता है, ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ भी एक रिकवरी एजेंट का क्या होता है, एक रिकवरी एजेंट का रोल शुरू होता है कि हम किसी प्रकार का सिक्योरिटी वापस लेना लेकर आना चाहते हैं। जैसे रिपोजेशन होता है ना, रिपोजेशन करते हैं हम, जैसे गाड़ियों को वापस लेते हैं हम, रेपो बोलते हैं ना जैसे आपको, आप लोग रेपो करते हैं, रिपोजेशन होता है वो, है ना। जी सर। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ भी रिकवरी एजेंट का ही फंक्शन है ये, इस काम को करने में रिकवरी एजेंट मदद करता है। The functions of repositioning the security, initiating legal action, and tracing the vanished debtor may be called as specialized functions of debt collection agencies. वो कह रहा है कि जो पैसा कलेक्ट करना और ट्रांसफर कर देना, ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है डीआरए का। बाकी जो काम कर रहा है कि सिक्योरिटी को वापस लेना, लीगल एक्शन इनिशिएट कराना, ठीक है, और कोई कस्टमर जो कि अवेलेबल नहीं है कॉल पे या अपने एड्रेस पे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे कस्टमर को ढूंढना, ये एक डेब्ट कलेक्शन एजेंसी का स्पेशल फंक्शन है, ये स्पेशलाइज फंक्शन है। ये हर कोई नहीं कर सकता, जिसको नॉलेज है वही कर पाएगा, है ना। तो ये क्या है, एक स्पेशलाइज फंक्शन है ये रिकवरी एजेंट का। नॉर्मल फंक्शन क्या है, नॉर्मल फंक्शन तो उसका पैसा कलेक्ट करना और जो कलेक्ट किया हुआ पैसा है वो ट्रांसफर कर देना। इसके अलावा जो डिफिकल्ट रिकवरी वो कर रहा है, जो भी उसे काम करना पड़ रहा है, रिपोजिशनिंग करनी पड़ रही है सिक्योरिटी की, या कोई लीगल एक्शन लेना पड़ रहा है, तो ये उसके स्पेशलाइज फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन नहीं है। बोथ द नॉर्मल एंड स्पेशलाइज फंक्शंस विल नीड टू बी परफॉर्म्ड in accordance with the recovery policy and procedure prescribed by the bank, and also the regulatory and legal requirements. The function of agent will correspond to their duties prescribed by the law. वो कह रहा है कि दोनों ही फंक्शन, चाहे नॉर्मल फंक्शन हो या स्पेशलाइज फंक्शन हो, ये दोनों ही उसको परफॉर्म करने होते हैं अपनी रिकवरी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, प्रोसीजर जो बैंक ने बताया उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ जो भी रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट है उन सबको ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है उसे। ठीक है, उसका जो फंक्शंस है वो अपनी ड्यूटीज को इस तरीके से परफॉर्म करे जो कि लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, लॉ के द्वारा बताई गई है, उसी के अनुसार करे वो। ऐसा काम ना करे कि पता चला कि काम तो कर दिया लेकिन कई सारे प्रिंसिपल्स तोड़ दिए, कई सारी गाइडलाइंस तोड़ दी, तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कत फिर बाद में खड़ी होगी, बैंक के लिए भी और रिकवरी एजेंट के लिए भी। अब वो बोल रहा है कि कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम द डेटर, डेटर से फंड करना जो आपका मेन काम है, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो। तो उसमें क्या दिया हुआ है, इन पॉइंट को पढ़ते हैं हम और समझते हैं। एज mentioned above, collecting dues and receivables is the core functions of debt recovery agent. Receivables refers to the sum of money which have become due in the loan and advances account
accounts and are payable on due dates by the debtor or the creditor as per the loan advances agreement entered the lender and the debtors। क्या कह रहा है वो कि जो कलेक्टिंग ड्यूज है, जो रिसीवेबल्स है, ये क्या है, एक रिकवरी एजेंट का कोर फंक्शन है। कोर फंक्शन मतलब मेन काम है ये उसका। और रिसीवेबल्स का मतलब क्या है? रिसीवेबल्स का मतलब उस पैसे से है जो कि ड्यू, जो ओवर ड्यू हो चुका है ड्यू डेट पर। जो पैसा उसका ड्यू डेट थी, उस ड्यू डेट पर वो पैसा पे किया जाना था, उसी को हम रिसीवेबल्स कहते हैं। आप उसी के लिए कॉल करते हैं ना। जब कस्टमर को या बोरोवर को आप कॉल करते हैं तो किस पैसे के लिए कॉल करते हैं? जो ओवर ड्यू हो चुका है ना। जिस डेट तक उसे पेमेंट करना था उस डेट तक उसने पैसा पे नहीं किया, तो आप तभी उसे कॉल करते हैं ना पेमेंट के लिए, ईएमआई लेने के लिए। या बाद में करते हैं, या पहले से कर देते हैं, क्या करते हैं? तभी करते हैं सर। तभी करते हैं ना, जो ओवर ड्यू अमाउंट है वो नहीं आ रहा है तब हम करते हैं उस पे। तो उसमें लिखा है कि रिकवरी एजेंट इज असाइंड विद द वर्क ऑफ रिकवरिंग और कलेक्टिंग रिसीवेबल्स विच हैव बिकम ड्यू फॉर पेमेंट एंड नॉट पेड बाय द बोरोवर। Thus, the receivables in a loan advance account cannot the following essential feature। वो कह रहा है कि रिकवरी एजेंट है वो असाइन किया जाता है किस लिए? किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। नवीन। कह रहा है कि रिकवरी एजेंट है वो असाइन किया जाता है किस चीज के लिए? ड्यूज को कलेक्ट करने के लिए, रिकवर करने के लिए। जो पेमेंट आना था, जो ड्यूज था वो नहीं आया, बोरोवर ने उसको पे नहीं किया, तो एक रिकवरी एजेंट असाइन किया जाएगा और वो उनसे बात करेगा। तो जो रिसीवेबल्स है उसका क्या फीचर नहीं होना चाहिए? वो कह रहा है कि कोई ड्यू कब नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। एग्जिस्टेंस ऑफ लोन और एडवांस एग्रीमेंट बिटवीन द क्रेडिटर एंड डेटर, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द डेटर टू रीपे लोन advance in part or whole to the creditor as per the loan or advance agreement, due date or after which obligation is required to the discharge by the debtor in favor of the creditor। क्या कह रहा है वो, तो समझिए। द रिसीवेबल्स इन लोन और एडवांस अकाउंट कैन नॉट द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर। कि जो रिसीवेबल्स है उसके जो फीचर्स हैं वो क्या फीचर्स नहीं हो सकते हैं, उनके बारे में ये डिस्कस कर रहा है। के फीचर्स है ना सर, ये कस्टमर के फीचर्स क्या क्या नहीं होने चाहिए। नहीं, वो बता रहा है कि जो ड्यू है, ओवर ड्यू है, उसमें क्या ये कैन नॉट, वही मैं सोचा था गलत टाइप हो गया है। ये है ना, स्पेलिंग अलग है इसकी, तभी कंफ्यूजन आ रहा था। ठीक है। कैन नॉट शब्द आ रहा था ना, वही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, इसलिए मैंने बुक खोली थी। जी जी। ये कैन नॉट नहीं है, कनॉट है ये, है ना। तभी वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। वो कह रहा है तस द रिसीवेबल्स इन अ लोन और एडवांस अकाउंट कनॉट द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर। कि जो रिसीवेबल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पैसा ड्यू, ओवर ड्यू है, जिसको कि कलेक्ट किया जाना है, उसका क्या क्या फीचर होना चाहिए। वो कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लोन और एडवांस एग्रीमेंट बिटवीन द क्रेडिटर एंड डेटर। क्रेडिटर और डेटर के बीच में क्या होना चाहिए? कोई लोन होना चाहिए। पहले तो कोई लोन होना चाहिए, उस लोन का एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर कोई लोन नहीं है और आप बिना मतलब में किसी को कॉल करके बोल रहे हो कि भैया पैसा पे कर दो, ना तो आपने कोई लोन दिया और ना ही आपका कोई एग्रीमेंट है। अगर लोन एग्रीमेंट भी नहीं है तो अभी आप फिर उसको कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीमेंट अगर नहीं होगा तो कैसे प्रूव करेंगे आप कि उसको कोई पैसा पे किया जाना चाहिए। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द डेटर टू रीपे द लोन एडवांस इन पार्ट और होल टू द क्रेडिटर एज पर द लोन और एडवांस एग्रीमेंट। ये क्या कह रहा है कि एग्रीमेंट में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए कि जो डेटर है वो
क्रेडिटर को पैसा पे करेगा, लोन या एडवांस जो उसने लिया है वो उसको पे करेगा, ये ऑब्लिगेशन होना चाहिए एग्रीमेंट के अंदर। ड्यू डेट और आफ्टर विच ऑब्लिगेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्चार्ज बाय द डेटर इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर। जो ड्यू डेट है उस डेट पर या उसके बाद उसकी ये ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि वो अपना जो पैसा पे किया जाना है उसको वो पैसा पे करेगा, किसके फेवर में? क्रेडिटर के फेवर में, जिससे पैसा उधार लिया है उसने। नेक्स्ट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट between the creditor, principal, and the debtor recovery agent. The former authorized the agent to collect specialized receivables from the named debtor or आफ्टर द स्पेसिफिक ड्यू डेट। वो क्या कह रहा है कि जो अरेंजमेंट है, क्या अरेंजमेंट है? एक क्रेडिटर बैंक, यानी आप किसके लिए काम कर रहे हैं, बैंक के या एनबीएफसी के लिए काम करेंगे, जिसने पैसा उधार दिया है, उसके और रिकवरी एजेंट के बीच में एक ये एग्रीमेंट, एक अरेंजमेंट किया जाता है। रिकवरी का अरेंजमेंट है वो क्या है कि जो बैंक है वो उसको ऑथराइज करेगा, किसको? एजेंट को ऑथराइज करेगा कि जो रिसीवेबल्स अमाउंट है डेटर से, जिस स्पेसिफिक डेटर से कलेक्ट किया जाना है, वो कलेक्ट करेगा कब? या तो ड्यू डेट पे या उसके बाद, वो उसको बताएगा कि कब कलेक्ट करना है उस आपको उसे। आपको कौन इंस्ट्रक्शंस देता है कलेक्ट करने के लिए? जिसके लिए हम काम करते हैं। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, यानी बैंक के लिए या एनबीएफसी के लिए ना, वो आपको बताता है कि आप इस पर्टिकुलर जो डेटर है उससे क्या करेंगे, हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं और आपको इससे पैसा कलेक्ट करके लेकर आना है। द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स ऑफ द डेटर एंड रिसीवेबल्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द फ्रॉम देम आर फर्निश्ड बाय द बैंक टू द एजेंट along with the copy of relative loan agreement। क्या होता है कि जो भी डेटर है उसका पूरा डिटेल आप लोगों को दिया जाता है, क्या उससे पैसा कलेक्ट किया जाना है वो भी आपको डिटेल दी जाती है बैंक के द्वारा एजेंट को। उसकी कॉपी दी जाती है लोन एग्रीमेंट की, जिससे कि अगर कोई डाउट हो डेटर को या वो मना करता है कि मैंने लोन नहीं लिया है, तो आप वो पेपर उसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ये एविडेंस के रूप में कि उसने लोन लिया है और उसने एग्रीमेंट साइन किया है और उसने हाँ किया था कि ये लोन वो वापस करेगा। तो ये आप लोगों को डिटेल देता है बैंक। Thus, the debt recovery agent is legally authorized to collect the specified receivables from the debtor on behalf of the principal in terms of loan agreement and debt collection agency agreement। देखिए ये क्वेश्चन इस पॉइंट से है ना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो कर रहा है कि जो डेब्ट रिकवरी एजेंट है वो लीगली ऑथराइज किया जाता है किस चीज के लिए, कि जो ड्यूज है वो कलेक्ट करेगा बैंक के बिहाफ पर, लेकिन किन शर्तों के साथ करेगा? ऐसा नहीं कि उसने ऑथराइज कर दिया तो अपनी मनमानी में जो भी आ रहा है और वो कैसे भी पैसा कलेक्ट कर लेकर आ रहा है, ऐसा नहीं। उसको किन शर्तों के अनुसार करना है? पहला, लोन एग्रीमेंट की कंडीशंस को फॉलो करना है। लोन एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? लोन एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? सर कस्टमर और कंपनी के बीच। बोरोवर और बैंक के बीच में। ठीक है, बोरोवर बैंक के बीच में जो लोन एग्रीमेंट है उसको उसके अनुसार करेगा। और डेब्ट कलेक्शन एजेंसी एग्रीमेंट, और जो आपका कलेक्शन एजेंसी एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट की शर्तों को भी ध्यान में रखते हुए करेगा। दोनों ही चीजों को ध्यान में रख के करना है उसे। ठीक है, क्लियर? इस पॉइंट नहीं से सर। कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया था, इसलिए इसको समझ लीजिए कि दोनों ही चीजें ध्यान में रख के काम करना है आपको। प्रोसीजर एंड प्रोसेस ऑफ डेब्ट कलेक्शन, code of conduct in collection process and other regulatory requirements need to be compiled by both the principal and agents। क्या कह रहा है वो कि जो प्रोसीजर है और प्रोसेस है डेब्ट कलेक्शन का, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है कलेक्शन प्रोसेस के, या जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, उन सभी को कंपाइल किया जाता है किसके द्वारा? बैंक के द्वारा और एजेंट के द्वारा। कहने का मतलब बैंक और एजेंट ये सभी चीज़ों को फॉलो करेगा कि क्या प्रोसीजर है हमारा कलेक्शन का, उसे पता होना चाहिए, क्या प्रोसेस है उसे पता होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमारे, या रेगुलेटरी गाइडलाइंस। रेगुलेटरी गाइडलाइंस का मतलब क्या है? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने बनाई हुई है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है बैंक को। उन गाइडलाइंस को भी दोनों को ही मानना है, बैंक को भी और एजेंट को भी। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है आपका रेमिटिंग कलेक्टेड फंड्स। जो फंड आपने क्या किया है, कलेक्ट किया है, जो फंड आपने कलेक्ट किया है, उस फंड को अब आप क्या कर रहे हैं, रेमिट कर रहे हैं यानी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके ऊपर वो डिस्कशन कर रहा है। ये भी आपका जनरल फंक्शन है। पहले कलेक्ट किया, अब आप ट्रांसफर करेंगे। द फंड कलेक्टेड थ्रू चेक, ड्राफ्ट और कैश फ्रॉम द डेटर शुड बी सेंट डिपॉजिटेड बाय द एजेंट टू द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इमीडिएटली और एज पर द एक्सेप्टेड पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी एंड एज पर द एजेंसी अग्रीमेंट। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो फंड है, जो आपने चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा या कैश के द्वारा डेटर से कलेक्ट किया है, वो आपको अपने लैंडिंग इंस्टीट्यूशन यानी जिसने लोन दिया था उसको इमीडिएटली क्या करना है, जमा करना है। या फिर जो टाइम आपको दिया गया है कि आपको इतने टाइम के अंदर अंदर ये पैसा जमा करना है, तो उस टाइम के अंदर आपको करना है। और एजेंसी एग्रीमेंट के अनुसार करना है। जो एजेंसी एग्रीमेंट में टर्म्स लगे डाले गए हैं, उन टर्म्स को ध्यान में रखते हुए करना है आपको। अब ऐसा नहीं, मान लो लवलीन ने 10 लाख रुपए आज कलेक्ट किए किसी से, और लवलीन ने बोला ये तो वैसे भी 5 साल से पैसा दे ही नहीं रहा था, मैंने निकाल लिया, तो अब बैंक को इतनी जल्दी क्या है, चलो 1 महीने की एफडी करा देता हूँ 10 लाख की, और 1 महीने बाद दे दूंगा। ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ठीक है। या 1 हफ्ते की एफडी करा देता हूँ, 1 हफ्ते बाद दे दूंगा। या 1 हफ्ते के लिए पैसे 1 महीने के लिए किसी को ब्याज पे उठा देता हूँ, 1 महीने बाद दे दूंगा। ऐसा नहीं। It should, however, be ensured that the amount collected is credited to the client's loan account immediately, if not within a day's time। कह रहा है कि इस चीज को हालांकि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो पैसा कलेक्ट किया गया था वो क्लाइंट्स के लोन अकाउंट में इमीडिएटली क्या हो जाए, क्रेडिट हो जाए। और अगर या फिर जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे हो जाना चाहिए। यानी अगर मान लो कि किसी से आप पैसा कलेक्ट करके लेकर आए, आपने पैसा कलेक्ट किया, तो वो तो आपको यही बोलेगा मैंने पैसा दे दिया। और अगर वो पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो बैंक उसके बाद दोबारा कॉल कर देगा, तो उसको पता चलेगा। तो और अगर आप टाइम पे पैसा जमा नहीं करेंगे तो बैंक तो उस पर कैलकुलेशन करता रहेगा, आगे पेनल अमाउंट लगाता रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इमीडिएटली ट्रांसफर करना है। और अगर आपने नहीं किया है तो जो टाइम बताया गया उस टाइम के अंदर अंदर कर दें आप। Statement of amounts collected should be sent to the financial institution along with the amount, preferably in duplicate। जो स्टेटमेंट है अमाउंट का, जो आपने पैसा कलेक्ट किया है, वो उस स्टेटमेंट के अनुसार पैसा आप क्या करें, जिस जो आपका बैंक है या एनबीएफसी है उसको भेज दें आप, है ना, उसको दे दें आप। कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट बाय द क्रेडिटर शुड बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड बाय एजेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो भी पैसा आप जमा कर रहे हैं उसका जो रिकॉर्ड है, उसका जो एक्नॉलेजमेंट है, जो आपने बैंक में पैसा जमा किया है उसका प्रूफ आपको क्या करना है, रिकॉर्ड में रखना है सिस्टमेटिकली, ताकि फ्यूचर में कभी कोई डिस्क्रिपेंसी आए तो आप वो प्रेजेंट कर पाएं कि आपने ये पैसा बैंक को जमा किया था, इस डेट पे किया था और इस समय किया था आपने। वो आपके पास होना चाहिए रिकॉर्ड पूरा। क्लियर। अब तो हालांकि ऑनलाइन होने लग गया सब कुछ, कि आप कस्टमर को ऑनलाइन ही रिसीट दे आते हैं। नहीं, पहले तो मैनुअल हुआ करता था। तो मैनुअल में क्या होता था कि कई बार रिकवरी एजेंट कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक कर देते थे कि बाद में है ना क्लाइंट के साथ बहुत इश्यूज होते थे। वो आज भी हो रहा है सर। लेकिन अब फिर भी बहुत कम हो गया। नहीं, अब जब से टू व्हीलर लोड का काम लिए हैं हम सर ना रिकवरी का, हम्म। तब से पता चला है कि बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे, मतलब दिन में अगर 10 गाड़ी पकड़ी जाती है हम्म। बाइक, तो उस 10 में से 60 बाइक ऐसी है कि जिसमें उनका कंप्लेन नहीं होता है कि मेरा 3 EMI 4 EMI का पैसा लिए लेके भाग गया, पैसा वो कंपनी छोड़ दी है। हाँ, ऐसा आप सही कह रहे हैं, ये यूपी में बहुत ज़्यादा है। ये रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं कि वो कस्टमर से पैसा ले लेते हैं और जमा नहीं करते। ये यूपी में बहुत चलता है।
ये वही नहीं है सर, एक कंप्लेन और है यहाँ पे कि लोग यहाँ बेटियों यहाँ के से ज्यादा है सर ये चीजें। हाँ नहीं, मैं बेटियों की एक्चुअली बे, देख रहा था यहाँ यूपी में। बेटियों यहाँ बेटियों की शादी में जो दहेज में लोग गाड़ी देते हैं, वो हाँ भी लोन पे लेके दे रहे हैं। और जब अगले को पता नहीं है, जब पकड़ी जाती है गाड़ी, तो वो हाँ फोन करके गाली देता अपनी सास को, अपने हाँ ससुर को। हाँ, वो तो खैर होता है ऐसा। आप सही कह रहे हैं, वो चीज़ें तो है, वो तो एक कॉमन सी बात है कि अब उसने चाहे कैसे भी दिया, पैसा नहीं आएगा तो वो तो कॉल करेगा ही। लेकिन सर जो सर एक, पर अगर आप यूपी की साइड में, मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है। ऐसे मेरठ में मैंने एक बार, मैं मेरठ में ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं वहाँ पे देखता था, वहाँ बहुत इश्यूज होते थे इनको लेके। वहाँ क्या करते हैं कि डीआरए क्या करते हैं कि कस्टमर से पैसा ले लेंगे। कस्टमर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वहाँ पे, थोड़े इतने चालाक भी नहीं होते हैं यहाँ के शहरों के मुकाबले। वो पैसा अपनी जेब में डाल लेंगे और कस्टमर का पैसा जमा नहीं करेंगे। सर लेकिन बहुत करते कस्टमर हैं इतने, ऐसा, बहुत कुछ कॉमन सी कस्टमर, बात सर है बाय हाँ 25 से 30% तो आरसीओ पे एचपी नहीं मिलेगी। हाँ। और दूसरा क्या करते हैं वहाँ पे, वहाँ कस्टमर भी बड़ा समझदार है। ऐसा नहीं है कि रिकवरी एजेंट ही ऐसे है, और मैं कस्टमर भी समझ, बहुत सर समझदार है। समझदारी की एग्जांपल एक तो आपको दे रहा हूँ अभी। हाँ मेरे सामने है, एक मैं डिजायर कार उठाया हूँ, हाँ वो कस्टमर रीफाइनेंस कराया है। और रीफाइनेंस में उसने महिंद्रा से भी और हीरो दोनों कंपनियों में अपना फाइल समझ गया। लगाया। और हाँ और सेम डे दोनों लोग उसको फंड दे दिए, रिफाइनेंस कर दिए। हाँ अब हमको हमको गाड़ी उठाने के लिए लोकेशन दिए। जब उनकी ईएमआई टूटी तो हीरो फाइनेंस वालों ने, और जब हमने हम्म, गाड़ी उठा ली, गाड़ी यार्ड से भी गई, तो महिंद्रा फाइनेंस से मेरे पास फोन आया कि अखिलेश जी आपने ये गाड़ी खड़ी किया, किससे कंफर्म किया है? हाँ हमके आपसे क्या मतलब, गाड़ी हीरो फाइनेंस की है। हाँ। तो वो कह रहा नहीं मेरे यहाँ तो फाइनेंस है। दो, अब हाँ वो वो, गाड़ी वैसे ही, अब वो कस्टमर सीधे कह रहा है कि हमको गाड़ी अब चाहिए ही नहीं, हम नहीं लेंगे हाँ गाड़ी। नहीं, देखिए क्या है कि कस्टमर क्या, एक तो वहाँ पे डीआरए क्या करते हैं कि कस्टमर से पैसे ले आएंगे ईएमआई के, दो दो तीन तीन ईएमआई अपनी जेब में डाल लेंगे और कस्टमर का पैसा जमा नहीं करते हैं। ये मेरठ जी। साइड में बहुत ज़्यादा देखा मैंने। इवन क्या करेंगे, कस्टमर की गाड़ी उठा लाएंगे, कि कस्टमर का गाड़ी उठा लाएंगे और खुद लेके घूमते रहेंगे। बैंक को पता भी नहीं है कि गाड़ी उठा ली है, और खुद लेके घूम हम्म। रहे हैं अपने घर में लगा रखी है। और कुछ तो कलेक्शन एजेंसी ऐसी है जिन्होंने अपना खुद का गैरेज बना रखा है, और वो उठा लाते हैं गाड़ी और गैरेज में रख देते हैं। और पता भी नहीं चलने देते, ना कस्टमर को पता कि हमारा गाड़ी सरेंडर होके बैंक में चला गया है। कस्टमर को लगा कि मैंने तो वापस कर दिया, लेकिन बैंक को इन्फॉर्म ही नहीं करते। बहुत होता है ऐसा यूपी की साइड में, ये चीजें बहुत चलती है। लेकिन मैं आपको जो बात यूपी नहीं, बताना चाह रहा महाराष्ट्र था। में भी होता है। हाँ हाँ जी। यूपी नहीं, महाराष्ट्र में भी होता हाँ है सर, बहुत महाराष्ट्र में सारा। भी होता होगा, क्योंकि रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है। अब महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज है, काफ़ी जगह पे वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती होंगी, डेफिनेटली होती होंगी। लेकिन मैंने यूपी यहाँ में पे तो काफ़ी अभी देखा। लॉकडाउन के समय जो प्रॉब्लम हुआ था ना, अभी ईएमआई में हाँ सब सब बंद था ना। तो हाँ अभी कस्टमर ने क्या किया है, किसी का मोबाइल उठा के लेके गए, किसी के टीवी लेके गए, किसी से हाँ पैसे लेके गए, वो पैसे अभी तक लोगों ने पेड नहीं किए। उसकी वजह से कितने लोग सिविल खराब हो गया, 5 5 हाँ। 4 4 साल हो गए। हम्म। कस्टमर जैसे, सीधा बोलते हैं हम लोग ने एजेंट को भी दिया है। हाँ मैं आपको है ना एक मतलब जो बताना चाह रहा था वो ये था कि जैसे जब मैनुअल स्लिप हुआ करती थी ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस होते थे कस्टमर के साथ में, मैनुअल स्लिप के टाइम पर। और क्या होता था कि मान लो कि जानबूझ के लड़का मैनुअल स्लिप उसको फ्यूचर का डेट भर के दे आया जानबूझ के, या डेट डाल के नहीं देकर आया, पैसा अपनी जेब में डाल लिया और 10 दिन बाद अपने घर का गुजारा चला लिया, 10 दिन बाद फिर बाद में जमा कर रहा है वो। ऐसी भी चीजें होती थी उस टाइम पे। एक केस ऐसा आया मेरे सामने जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैनुअल स्लिप की जो बात मैं कर रहा था, कि अब तो आप ऐप के थ्रू मतलब कर लेते हैं। आप जब ऐप के थ्रू करते हैं तो इतनी ज़्यादा डुप्लीकेसी होने का या डिस्क्रिपेंसी होने का चांसेस नहीं होता। अब तो शहरों में तो मशीन दे दी है सारे डीआरए को कि आपको उसी टाइम कस्टमर को रिसीट देना पड़ेगा निकाल के ऑनलाइन। अब तो ये हो गया है ना सभी जगह लगभग, ऐप बन गया है। अगर आप जी सर। कोई पेमेंट ले रहे हैं तो आपको रिसीट देना होगा। पहले मैनुअल हुआ करता था, तो मैनुअल स्लिप में क्या हुआ, एक फरीदाबाद का केस बता रहा हूँ मैं आपको। फरीदाबाद में एक लड़का था जो उस एरिया से काफ़ी टाइम से बैंक के लिए कलेक्शन कर रहा था एक। तो कस्टमर क्या होता है ना कि जब कोई पर्सन लगातार बहुत महीने से आ रहा होता है तो फेस पहचानने लग जाते हैं कि ये लड़का हर महीने ही आता है। तो कस्टमर का एक ट्रस्ट भी हो जाता है कि हाँ हर महीने आता है, ये काफ़ी टाइम से आ रहा है, 8 9 महीने से। जब अगर आप 8 9 महीने किसी कस्टमर से लगातार ईएमआई लेकर आ रहे हैं तो वो आपको पहचानने लग जाता है। तो हुआ क्या कि वो लड़के ने अचानक से
उस बेचारे का जीवन में जरा कोई गर्लफ्रेंड आ गई, कोई नई बन गई बेचारे की। तो हुआ क्या कि खर्चे बढ़ गए उसके। अब खर्चे बढ़ गए, सैलरी वही, खर्चे वही बढ़ गए। अब इम्प्रेस करना था गर्लफ्रेंड को, मोबाइल देना था, गिफ्ट विफ्ट देना होगा बर्थडे वगैरह पे। तो भाई ने दिमाग क्या चलाया कि पूरा मैनुअल जो होता है ना स्लिप, वो छपवा लिया कहीं से। समझ रहे हैं आप? वो छपवा लिया बैंक का हूबहू, और कस्टमर को दे दे। कभी किसी एक कस्टमर को दिया, महीने एक साथ नहीं दिया, मतलब कुछ कुछ महीने में कोई सी दो कस्टमर को दिया, किसी किसी को, ऐसे करते 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 7-8 महीने निकल गए उसके। अब हुआ क्या कि बैंक कस्टमर को बोले कि भैया आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कस्टमर बोल रहा है हमने पेमेंट कर दिया, हमारे पास रिसीट है, वो रिसीट भेज दे बैंक बैंक वालों को कि देखिए ये रिसीट है, हमारे हमने तो पेमेंट किया है। अब बैंक बड़ा परेशान कि रिसीट भी है और पैसा भी नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है, ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? तो अब वो क्या हुआ कि जब बहुत ज्यादा मतलब डिस्प्यूट आने लगे उस एरिया से कि उसने पहले धीरे धीरे किया, फिर उसको लगा कि कुछ हो नहीं रहा, वो ज्यादा करने लग गया। तब ज्यादा करने लग गया तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि हर कस्टमर की कंप्लेन आने लग गई कि मैंने तो ईएमआई दिया था, मेरे पास रिसीट भी है, अब कैसे बोल रहे हैं मैंने नहीं दिया है? अब बैंक बड़ी परेशान कि भैया कस्टमर के पास रिसीट भी है और पैसा भी इसका अपडेट नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है ये? तो बाद में क्या हुआ कि जब बहुत ज्यादा वहाँ की जो ऑडिट टीम थी, जब ऑडिट टीम ने उन रिसीट को बारीकी से देखा और समझा, तब पता चला कि ये तो फर्जी है सारी की सारी रिसीट। तो फिर उस लड़के को बुलाया, उस लड़के का फिर बहुत उससे पूछताछ की, तब उसने जाके, पहले तो वो बता नहीं रहा, वो पैसे खर्च कर चुका था, लगभग 1.5-2 लाख रुपए उसने कर डाले थे, ऐसे 2 लाख रुपए करीब का झोल कर दिया उसने इस तरीके से। अब जब 2 लाख रुपए तक का झोल कर दिया तो उसके बाद बात पता चली कि जब उसके पेरेंट्स को बुलाया, और पेरेंट्स को बुलाया फिर उसके नाम पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई तब जाके फिर उस पर लीगल एक्शन हुआ। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी एक्चुअली उस टाइम। तो ऐसे में क्या है कि कई बार हो जाती है ये दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कई बार। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि वो है कि मैनुअल में ये दिक्कतें रहती थी, अब ऑनलाइन रिसीट देने से काफ़ी चीज़ें पहले से कम हो गई हैं। लेकिन क्या है कि बैंक इसलिए बोलता है कि जो पैसा आपने कलेक्ट किया है उसका, उसको आपको क्या करना है, इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना है, ताकि कि जो जिस व्यक्ति से आपने पैसा लिया है उसके अकाउंट में वो अपडेट हो जाए, उसके स्टेटमेंट में वो अपडेट हो जाए। अगर आप वो पैसा अपने पास रिटेन कर लेंगे तो बैंक को तो पता नहीं चलेगा, और बाद में फिर उसके ऊपर क्या है कि पेनल चार्जेस बढ़ते रहेंगे, उसके ऊपर और ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा। फिर बाद में आप पैसा जो कलेक्ट किया आपने टाइम पे नहीं जमा किया तो दिक्कतें बैंक के और बॉर्रोवर के बीच में होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाते हैं फिर। ठीक है। हाँ, यहाँ तक हमने कर लिया था ये, आगे देखते हैं इसमें क्या है। अबे बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या है कि जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उन सभी काम का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना। जो भी आपने काम किया, किसी से पैसा कलेक्ट किया या आपने ट्रांसफर किया पैसा जो कलेक्ट किया, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो कल को कोई बैंक को कुछ डिस्क्रिपेंसी हुआ और कुछ आपके और बैंक के रिकॉर्ड में कुछ भी अंतर आया, तो फिर आपको वो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। और रिकॉर्ड अगर आपके पास प्रॉपर नहीं होगा, आपने मेंटेन नहीं किया, ऑडिट भी होती है ना आप लोगों की, बैंक बैंक क्या करता है, कलेक्शन एजेंसीज का ऑडिट भी कराता है। ऑडिट क्यों कराता है? कि जो कॉम्प्लाइंसेस हमने उनको बताए हैं वो उस कॉम्प्लाइंसेस को फॉलो करके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि जो रिकॉर्ड उनको मेंटेन करने के लिए कहा, वो गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बैंक क्या करता है, टाइम टू टाइम अपनी कलेक्शन एजेंसीज का ऑडिट कराता है। समझ रहे हैं आप? हम्म। हाँ जी होता सर। होगा यस ना, सर। आपकी एजेंसीज में ऑडिट होता होगा जी जब सर। सारी चीजें चेक की होता है जाती सर। हैं। यस हाँ। सर, यस सर। तो बुक कीपिंग में वो लिखा है कि वाइल इज डेब्ट रिकवरी एजेंट में डिवाइस देयर ऑन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग मेथड्स, द फॉलोइंग वुड बी कंस्टिट्यूट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग फॉर एनी एजेंट। वो कह रहे हैं कि अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका किसी एजेंसी का मतलब अलग हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन उसको दो चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। किनका? कि वो लिस्ट ऑफ डेटर्स रिसीव फ्रॉम द प्रिंसिपल्स, की जो लिस्ट उसको मिली है डेटर से,
उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे, और जो पैसा उसने जमा किया है उसका भी उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तुम्हें लिखा है लिस्ट ऑफ डेटर्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल। कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी ऑफ अ रिकवरी एजेंट who may receive the debtors list from the bank from time to time. The debtors list form the basis of agent's activity and also bookkeeping required. These should there be carefully kept on record in chronological order. वो क्या कह रहा है कि जो कलेक्शन जो भी आप करते हैं ये आपकी एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। एक रिकवरी एजेंट जो कलेक्शन का काम करता है डेली बेसिस पे करता है वो, और उसको क्या है कि डेटर्स की लिस्ट मिलती रहती है। आपको डेटर्स की लिस्ट मिलती रहती है, अलग अलग डेटर्स की लिस्ट मिलती है। तो उन डेटर्स की लिस्ट को मेंटेन करना भी क्या है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस लिस्ट को मेंटेन करके रखें सिस्टमेटिकली, ताकि कभी आपसे कुछ पूछा जाए कि आपने क्या क्या काम किया था, किससे क्या आपका डिस्कशन रहा, किससे आपने क्या कलेक्ट किया, आपके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, वो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है। लिस्ट ऑफ रेमिटेंसेस टू द प्रिंसिपल। अब क्या है कि जो पैसा आपने कलेक्ट किया उसके बारे में बात कर रहा है वो। लिस्ट ऑफ कलेक्शन मेड बाय द एजेंट फ्रॉम द डेटर्स एंड प्रोसीड्स रेमिटेड टू द प्रिंसिपल बी प्रिपेयर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेंड टू द प्रिंसिपल ऑन डेली बेसिस एज पर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियोडिसिटी। क्या कह रहा है वो कि आपने जो भी पैसा कलेक्ट किया है उसका पूरा लिस्ट आपके पास होना चाहिए, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, और ये आपको अपने बैंक को टाइम टू टाइम भेजना है, या वो जब भी आपसे मांगेगा वो आपको देना है। लेजर अकाउंट ऑफ ईच डेटर showing the amount of receivables due collected and balance to be collected should be kept in chronological order. This can be maintained in the computer also. Amount remitted to the principal out of the collection should be kept debtor-wise, showing reference of the remittance date and list number. It may be noted that all collection recoveries should be remitted to the bank. Normally, an agent cannot adjust his dues on account of fee against recovery made on behalf of the bank. वो क्या कह रहा है कि हर जो भी पैसा आपने कलेक्ट किया है और जो पैसा आपने जमा कर दिया है सबका रिकॉर्ड आपको रखना है अपने पास। और ये आप कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर आपका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है तो आप उसमें भी इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। और कह रहा है कि जो भी पैसा आपने कलेक्ट किया है वो डेटर वाइज उसकी डिटेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि हाँ आज के दिन में 10 लाख रुपए कलेक्ट करके लाया था, अब वो 10 लाख किससे लाया था उसका रिकॉर्ड नहीं है। अपनी मर्जी से किसी की में 50,000 डाल दिया, किसी की में 10,000 डाल दिया, ऐसे बनना क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो डेटर वाइज आपने जो भी कलेक्शन किया है, ठीक है, जो भी आपने कलेक्ट किया है, लिस्ट नंबर किया है, सब कुछ उस पर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए आपका। और इस चीज वो बोल रहा है कि जो कलेक्शन और रिकवरी है जो भी आपने किया है वो क्या होना चाहिए, रेमिट होना चाहिए। रेमिट मतलब ट्रांसफर होना चाहिए, किसके पास, बैंक के पास और एनबीएफसी के पास। नेक्स्ट है कॉपीज ऑफ लोन एडवांस एग्रीमेंट बिटवीन द डेटर एंड द बैंक। आपको क्या करना है कि ये जो कॉपी है किसकी, एग्रीमेंट की, किसके बीच में, डेटर और बैंक के बीच में। ए बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू कीप कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इट्स कस्टमर्स अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स एंड दीज शुड नॉट बी डिवल्ज टू द थर्ड पार्टी विदाउट कस्टमर्स कंसेंट। वो कह रहा है कि जो बैंक, आपको आपने ये पढ़ा भी था ना कि ये बैंक की ये ड्यूटी है कि वो किसी भी थर्ड पार्टी को कस्टमर की डिटेल शेयर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि एज सच डेब्ट रिकवरी एजेंट मस्ट टेक all due care to keep the required privacy and confidentiality as regards the record of each debtor furnished by the bank and also regards the collection made and remitted by him to the principal। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो भी कॉपी वगैरह दी गई है उन कॉपीज की कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करके रखनी है। ऐसा ना हो कि या बैंक ने अगर आपको कोई कॉपी दी है लोन एग्रीमेंट वगैरह की तो आप किसी को भी वो हाथ में दे दें, किसी को भी दिखाने लगे। इससे क्या होगा कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ब्रेक होगी या डिस्क्लोज हो जाएगी वो। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग।
documenting and reporting. A debt recovery agent is required to document the important development and events in collection process, particularly is disputed and different cases, and send reports periodically to the principal in terms of the agency agreement. इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा इसका मीनिंग? ये कह रहा है कि जो रिकवरी एजेंट है उसके लिए जरूरी है कि वो उन चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करके रखे, यानी उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे। जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आपने काम किया है, उसे आप अप टू डेट रखें। ठीक है ना? अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप जब कस्टमर के साथ आप जो भी कलेक्शन रिकवरी कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो गया आपका, या कोई अलग प्रकार का केस है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा और आपको सलाह लेने की ज़रूरत है, कुछ डिफरेंट केसेस में आप डिस्प्यूट हो जाते हैं कई बार, तो ऐसे में क्या है कि आप उसको भी रिकॉर्ड करके रखें, उसको भी डॉक्यूमेंट करके रखें, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अपने बैंक को उसके बारे में बताएं, उसको बताएं कि ऐसा कुछ हो गया है हमसे, या आप सलाह लेना लें उससे कि कुछ अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो पहले से सलाह ले लें। Some banks, NBFC may require agent to record conversation they have with the customer during recovery process. तो क्या होता है कि ये तो आपको मालूम ही है, आज तो सभी ने ये मैंडेट कर दिया है कि अगर आप कोई भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ में रिकवरी में, तो वो रिकॉर्डेड मोड पे होना चाहिए, वो रिकॉर्ड करके रखना है आपको, ताकि कोई बोरोवर बाद में बोले कि अगर आपने कुछ मिसबिहेव किया है, आपने कुछ गलत किया है, तो वो रिकॉर्डिंग चेक की जा सके, वो एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया जा सके वो। ठीक है? क्लियर? जी सर। यस सर। ओके। जी सर। फर्दर, फ्रॉम अकाउंटिंग एंगल, द रिसीवेबल्स कलेक्शन बाय द एजेंट would be required to be reported periodically to the principal. क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग एंगल को देखते हुए कि बैंक भी अपना रिकॉर्ड आगे अपडेट कर सके, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, हालांकि अब तो सॉफ्टवेयर बन गए हैं, अब तो ज़्यादातर बैंक ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाया है कि जो कुछ भी आप काम करते हैं आप उसे ऑनलाइन अपडेट करते हैं, उनके पास भी चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर उन्हें कुछ अपडेट करना है तो आप उनको पीरियोडिकली रिपोर्ट करें, ताकि जो कुछ भी उन्हें अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखना है वो उसको अपडेट कर सकें और अकाउंट को मेंटेन कर सकें अपना। Account statement would normally show the dues receivables, amount collected and remitted and balance yet to be collected debtor wise. वो कह रहा है कि जो भी आपका अकाउंट स्टेटमेंट है उसमें नॉर्मली क्या होता है कि आपने क्या ड्यू, वो ये दिखाता है कि जो ड्यू अमाउंट है वो कितनी है, कितनी कलेक्ट हो चुकी है, कितना बैलेंस बचा हुआ है, सारा आपके पास डिटेल होता है। आपके पास जब फाइल आती है उसमें सारी डिटेल होती है ना ये। हम्म। आप लोग भी अपडेट करते होंगे ना उसमें कि आपका यस एक सर। केस पे यस कितना सर। पैसा आ यस गया सर। है, क्या है, तो वो यस सर। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करते हो हैं जाता सर। है वो। हाँ। अब है रीपरचेसिंग द सिक्योरिटी, ये क्या है, स्पेशलाइज फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, स्पेशलाइज फंक्शन है किसका, डीआरए का। ठीक है? क्या है इसमें, when the debtor refuses to repay the overdue loan or advance, the bank, NBFC, in terms of the loan agreement, can take possession of the security charged to it by the debtor by the way of hypothecation or pledge of movable assets, or sell the assets without intervention of the court. वो क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई डेटर है, अब वो पैसा पे करने के लिए मना कर देता है कि मैं लोन का पैसा नहीं दूंगा, तो बैंक के या जो एनबीएफसी है वो अपने लोन एग्रीमेंट के अनुसार क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को वापस ले सकती है, रीपरचेस कर सकती है, यानी कोई व्हीकल है या कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है या किसी प्रकार की सिक्योरिटी है, वो उसको वापस ले सकती है और उसको सेल करके अपना पैसा क्या कर सकती है, रिकवर कर सकती है, बिना किसी कोर्ट के इंटरवेंशन के। अगर कोई प्रोडक्ट हाइपोथिकेटेड किया गया है या प्लेज किया गया है तो वो बिना कोई कोर्ट के इंटरवेंशन के सेल करके अपना पैसा ले सकती है। Of course, the bank has to follow legal provision in this regard, including giving reasonable notice to the debtor. हालांकि क्या है कि बैंक को फिर भी कुछ लीगल प्रोविजन इस संदर्भ में क्या है फॉलो करने पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि
कि आप ऐसा नहीं कि आपने कस्टमर को बताया भी नहीं और सीधा बेच डाला। पहले आप उसे नोटिस देंगे कि भैया आपका ये पैसा इतना ड्यू है, आप इसको पेमेंट कर दीजिए। और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमको ये क्या करना पड़ेगा, हाँ, इस डेट के बाद हम उसको बेच देंगे। यही होता है ना। हाँ। जी सर जी। हम्म। इन केसेस वेयर क्रेडिटर सिक्योरिटी इज बाय द वे ऑफ मॉर्गेज। है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसका है ये? इन केसेस where the creditor's security is by the way of mortgage of immovable property, court intervention is required to repurchase and sell the security for adjusting the outstanding loan। वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई सिक्योरिटी ऐसी है जिसको मॉर्गेज किया गया है, तो मॉर्गेज हम किसको करते हैं? आपको बताया था किस प्रकार की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं हम। अनमूवेबल सर, घर प्रॉपर्टी जैसे। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, हाउस, है ना, ऐसी प्रॉपर्टी को अच्छा मॉर्गेज अचल करते हैं। अचल संपत्ति सर। हाँ। तो अगर लेकिन जब हमने मॉर्गेज किया है ना किसी किसी प्रॉपर्टी को, तो वहां फिर हमें कोर्ट का इंटरवेंशन लेना पड़ता है, वहां पे लीगल कार्रवाई करनी पड़ती है। और लीगल कार्रवाई के थ्रू ही उसका पोजीशन वापस लिया जाएगा। वहां आप बिना मतलब लीगल कार्रवाई के प्रोडक्ट उसकी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपका एक चैप्टर आएगा लीगल रिकवरी, जिसमें आपको सरफेसी एक्ट और लोक अदालत और आपको डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में बताया जाएगा, जब आपको ये पता चलेगा कि लीगल रिकवरी कैसे करते हैं हम। अब है अंडर सरफेसी एक्ट, द बैंक कैन इन्फोर्स द मॉर्गेज विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट जीरो अड़सठ वाली आईडी सात इन दे बोथ दीजिए। द केसेस ऑफ रिपोजेशन। रिपोजेशन the creditor can give authority to the collection agency which has the expertise in this field। अब कह रहे हैं कि सरफेसी एक्ट होता है एक हमारा, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे अभी बाद में। सरफेसी एक्ट का यूज करता है बैंक। अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है और उसको उसको बेचना है, अगर बोरोवर उसका पैसा नहीं दे रहा है लोन का और उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है बैंक, तो उसको सरफेसी एक्ट का यूज करना होता है। लेकिन सरफेसी एक्ट की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के अनुसार ही उसको करना पड़ता है। तो वो क्या कंडीशंस होती हैं, जब आप लीगल रिकवरी पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा ये। इनिशिएटिंग लीगल एक्शन, लीगल एक्शन को इनिशिएट करना क्या है कि बैंक लेता है लीगल एक्शन, आपको अलाउड नहीं है लीगल एक्शन लेना, लेकिन आप बैंक के थ्रू, बैंक आपको देगा, आप बैंक को बताएंगे, बैंक की मदद करेंगे लीगल नोटिस वगैरह देने में, लेकिन जो भी होगा एक्शन बैंक ही लेगा। जब तक कि आप अगर कोई लॉ फर्म है और आपको ऑथराइज किया है तो बात अलग है, अदरवाइज लीगल एक्शन लेने का काम बैंक का ही होता है, बस आप उसकी मदद करते हैं प्रोसीजर के अंदर। In case of the debtor has means and assets but is unwilling to repay the loan, the debt recovery agent can recommend legal action। अब क्या है कि मान लीजिए कि आपने देखा कि इसके पास पैसा तो है लेकिन पैसा पे नहीं कर रहा जानबूझ के, तो आप अपने बैंक को फिर सजेस्ट करते हैं कि आप लीगल एक्शन लीजिए, इसके पास पैसा है और ये जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है। अब ये बैंक की मर्जी है कि वो उस पर लीगल एक्शन लेना चाहता है या नहीं चाहता है, वो बैंक डिसाइड करेगा। आप ओनली रिकमेंड कर सकते हैं इसके लिए। After obtaining the consent and instructions of the bank or creditor, the recovery agent can, if it as per the agreed terms, initiate and pursue legal proceeding of the behalf of the creditor। वो कह रहा है कि जब बैंक उसको कंसेंट दे देगा, अगर बैंक ने बोल दिया कि हाँ आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जब एजेंसी एग्रीमेंट साइन होता है तो उसके अंदर फंक्शन अगर डाल दिया है कि एजेंसी, जो एजेंसी है वो बैंक के बिहाफ पर अगर लीगल एक्शन ले सकती है, अगर ये फंक्शन डाला हुआ है, तो वो बैंक से पहले डिस्कस करेगा, बैंक उसे कंसर्न दे देगा, इंस्ट्रक्शंस दे देगा, तभी एक जो रिकवरी एजेंट एजेंसी है वो लीगल एक्शन के लिए इनिशिएट कर सकती है। लेकिन रिकमेंडेशन पहले लेनी पड़ेगी, उसको डायरेक्ट नहीं करेगा। अब है ट्रेसिंग डेटर्स।
ट्रेसिंग डेटर्स का मतलब क्या है? ट्रेसिंग डेटर्स का मतलब है कि कई बार हम जिन बोरोवर को पैसा देते हैं वो बोरोवर इधर उधर हो जाते हैं। इधर उधर का मतलब, मान लो कि वो कहीं अपना एड्रेस चेंज कर दिया, सिटी छोड़ के चले गए, है ना, मोबाइल नंबर अपना बदल दिया, किसी सब जगह से स्किप हो गए, गायब हो गए। क्यों? क्योंकि पैसा पे ना करना पड़े इसलिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बैंक है, वो एजेंसी, जो रिकवरी एजेंट है, उनकी मदद लेता है। किस लिए मदद लेता है? वो कहता है कि भैया ये जो डाटर है, पहले ये मिल तो जाए, इससे कांटेक्ट तो हो। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तो उससे पैसा कहाँ से रिकवर करेंगे? तो उसकी कॉन्टेक्टेबिलिटी निकालने के लिए, उसको ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं। ट्रेस मतलब ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं हम फील्ड में जाके पता करते हैं, जहाँ वो रह रहे होते हैं वहाँ के आसपास के लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन जो है पहले यहाँ रह रहा था, या उसके कुछ रेफरेंस जो हमें दिए गए थे, वो रेफरेंस के साथ हम बात करते हैं कि ये पर्सन कहाँ पर है इस समय, इसकी कॉन्टेक्टिबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि बैंक का ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी हायर करते हैं। जब उनका कोई ज़्यादा बड़ा लोन होता है, कोई व्यक्ति मतलब छुप गया है, तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का भी इसमें मदद लेते हैं इसके लिए। ठीक है, उसकी भी मदद लेते हैं। नेक्स्ट है कंपाइलिंग ओपिनियन रिपोर्ट्स। कंपाइलिंग ओपिनियन रिपोर्ट्स, जैसे बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक से क्या करता है? ओपिनियन रिपोर्ट मांगता है ना, राय मांगता है। ऐसे ही क्या होता है कि एक बैंक अब बोरोवर के बारे में आप लोगों से भी राय मांगता है कई बार, कि अगर आप किसी व्यक्ति जो खो गया है, उस व्यक्ति के बारे में आप जानकारी निकाल रहे हैं, और बैंक को जब आप बताएंगे तो आप क्या प्रेजेंट करेंगे? ओपिनियन रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। उस व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी आपको मिलेगी, आप वो बनाकर उसको दे देंगे। इसको हम ओपिनियन रिपोर्ट कहते हैं। तो आप क्या है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में पता कैसे करेंगे? आप उसके रिश्तेदारों से पूछेंगे, उसके दोस्तों से पता करने की कोशिश करेंगे, जहाँ वो काम करता है वहाँ पे पता करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो कि वो बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैनों के चैम्बर्स होते हैं, है ना, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, वहाँ जाके पता करने की कोशिश करेंगे कि ये व्यक्ति किसी के कॉन्टेक्ट में है या नहीं है। उसके बिजनेस रेफरेंसेस के साथ चेक करेंगे। तो ये सभी क्या है? सोर्स है ये ओपिनियन रिपोर्ट बनाने के, कि आप कैसे पता कर सकते हैं एक व्यक्ति के बारे में, जो बोरोवर है हमारा, जो भाग गया है या स्किप हो गया है, उसकी ओपिनियन रिपोर्ट बनाने में आपको ये सोर्स मदद करेंगे आपकी। ठीक है ना? ये हमारा चैप्टर 14 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ आप मुझे।